गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैसेज और रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आपका एक भी गेम थ्योरी पे कोई लेक्चर नहीं है। मैं जानबूझ के नहीं डाल रहा था क्योंकि गेम थ्योरी लिटिल कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा टफ होता है और बच्चे इसको देखते नहीं हैं। इस पर लाइक कम मिलता है, इस पर व्यूज़ कम मिलता है। लेकिन आप लोगों का रिक्वेस्ट, आप लोगों के मैसेजेस मुझे मजबूर कर दिया कि ये टॉपिक को मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ। चलिए, यानी आपका टॉपिक गेम थ्योरी फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गेम थ्योरी क्या होता है। जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पास ये जो टॉपिक है आप देख सकते हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी कुछ नहीं है, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्लेयर। अब यहाँ प्लेयर का क्या मतलब है? प्लेयर का मतलब होता है दो प्रोड्यूसर हो सकते हैं, दो सेलर हो सकते हैं, एंड कुछ भी दो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, दो बिजनेसमैन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो दो या दो से ज़्यादा प्लेयर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। ये आपकी गेम थ्योरी का क्रक्स है। इसको दो लोगों ने, एक मैथमेटिशियन थे वॉन न्यूमैन एंड दूसरा ऑस्कर मोगस्टन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्कर मोगस्टन, प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मोगस्टन। ये दो लोग ने मिल करके उसमें गेम थ्योरी को इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया। गेम थ्योरी मैंने बता दिया आपको, गेम थ्योरी डिसीजन मेकिंग है। इसका यूज आपके सोशल रिलेशन में हो सकता है, इसका यूज आपका बिजनेस रिलेशन में हो सकता है, इसका यूज आपका पॉलिटिकल रिलेशन में हो सकता है, कहीं पर भी इसका यूज हो सकता है। आप समझिए चीज के लिए। अब देखिए, गेम थ्योरी कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। वो एजम्पशंस क्या क्या हैं आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए प्लीज। पहला एजम्पशंस आपके स्क्रीन पे, देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं बच्चों। फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर का क्या मतलब है? मतलब प्लेयर का नंबर पता है। वो दो हो सकते हैं, दो तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर आपको पता है। फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि दो लोग हैं, दो लोग किसी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। तो जैसे कि प्रोड्यूसर ए एंड प्रोड्यूसर बी, ये दो प्लेयर हो गए यहाँ पे, और इनकी संख्या, इनके नंबर्स भी आपको पता है। ठीक है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? यानी एक दूसरे का इंटरेस्ट, एक दूसरे का स्वार्थ क्लैश करता है। यानी एक दूसरे का स्वार्थ क्लैश करता है। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप कंपटीशन करेंगे तो आपका स्वार्थ और हमारा स्वार्थ तो क्लैश करेगा ही करेगा। तो यहां पे यही बात है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। दूसरा, ईच प्लेयर हैव फाइनाइट नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मैं आपको एक पे ऑफ मैट्रिक्स लेकर के बताना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे इस पे ऑफ मैट्रिक्स को देखिए आप, बहुत सिंपल सा केस है। मान लेते हैं कि आपके पास दो प्लेयर्स हैं, प्लेयर 1 या प्लेयर ए मानिए, और यहाँ पे प्लेयर बी मानिए। राइट। प्लेयर ए एंड बी दोनों के पास दो ऑप्शंस हैं। या तो वो ये बी के पास मान लेते हैं यहाँ पे B1 एंड B2 इसके पास ऑप्शन है। सिमिलरली ए के पास जो है बच्चों, ए के पास यहाँ पे A1 एंड A2 ऑप्शन है। अब ये A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए A1 ए के पास ऑप्शन है, हो सकता है ए हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट बढ़ाने का हो,
A2 हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट कांस्टेंट रखने का हो, ये ऑप्शन है इसके पास, ठीक है। सिमिलरली B के पास हो सकता है प्राइस बढ़ाने का ऑप्शन है, B1 इज प्राइस बढ़ाने का ऑप्शन एंड B1 इज प्राइस कांस्टेंट रखने का ऑप्शन। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन है, ये आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, प्लेयर क्या क्या एक्शन ले सकता है वो है, इसे हम स्ट्रैटेजी कहते हैं या कोर्स ऑफ एक्शन भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको देखें, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, ईच प्लेयर नोज द आउटकम, हर बंदा जानता है, हर प्लेयर जानता है कि मैं ये वाला स्ट्रैटेजी लूंगा या ये मैं जैसे मैं एडवर्टाइज करूंगा या प्राइस कम करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ये हर प्लेयर जानता है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि हम क्या चूज करें। आई रिपीट अगेन, ईच प्लेयर नोज द आउटकम, मतलब वो जानता है कि मेरी एडवर्टीजमेंट बढ़ेगी, मेरा एडवर्टीजमेंट यदि मैं बढ़ाऊंगा तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या मेरा प्रॉफिट घटेगा या कांस्टेंट रहेगा, क्या हो सकता है उसको पता है। लेकिन हर प्लेयर ये बात को जानता है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि कौन सा, ही इज नॉट सर्टेन अबाउट दैट, कि कौन सा एक्शन लिया जाए, प्राइस बढ़ाया जाए, एडवर्टीजमेंट बढ़ाया जाए, घटाया जाए, कांस्टेंट रखा जाए, नहीं पता उसे, यही चूज करना उसे। पे ऑफ इज फिक्स्ड, पे ऑफ इज फिक्स्ड यानी एक बार गेम स्टार्ट होने के पहले पे ऑफ फिक्स्ड है, यानी कहने का मतलब कि यदि मैं प्राइस बढ़ाऊंगा मेरा रिजल्ट क्या होगा मुझे पता है, और ये पहले से ही फिक्स्ड है, ये आपको रिजल्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एंड जब दो प्लेयर लड़ रहे हैं यानी दो बिजनेसमैन कंपीट कर रहे हैं तो उनमें कोई सुलह सपाटे की बात नहीं है, कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता कि तुम क्या कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो आई होप कि आप एजम्पशन समझ गए होंगे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एजम्पशन समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों, एजम्पशन समझ गए आप लोग, और नहीं समझेंगे तो ये संभव नहीं है कि आप गेम थ्योरी आगे कंटिन्यू कर पाए। इस वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देखिए कि ये एजम्पशंस क्या है। आप देखिए, मैं नेक्स्ट आप बता रहा हूँ कि आपके यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस तरह के गेम को आपको पढ़ना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पे ऑफ मैट्रिक्स, ये देखिए पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2 पर्सन 2 स्ट्रैटेजी, मतलब 2 प्लेयर होंगे एंड 2 उसका स्ट्रैटेजी होगा, उसको मैं एक यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए प्लीज, मान लीजिए कि अगेन 2 लोग हैं, प्लेयर 1 राइट, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, इसके पास ऑप्शन है B1 एंड B2 का ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। ए के पास जो ऑप्शन है, बच्चों ये देखिए, इसके पास ऑप्शन है A1 एंड A2, ये 2 ऑप्शंस हैं। अब आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं बच्चों, ये देखिए प्लीज, इसको फिर से थोड़ा बना लेते हैं। ये देखिए, बी के पास जो ऑप्शन है वो है आपके पास B1 एंड B2, ठीक है। ए के पास जो ऑप्शन है, आपके पास A1 एंड A2, ये दिख रहा होगा आप लोग, मैं देखता हूं एक बार, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए आप, मान लेते हैं कि ये जो B है, B1 B प्ले करता है, मतलब सपोज कि वो प्राइस बढ़ाता है और A भी प्राइस बढ़ाता है, तो दोनों को क्या मिलेगा, दोनों को 5-5 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा बच्चों।
दोनों को 5-5 करोड़ का प्रॉफिट मिला। एक बात मैं और बता दूं, ये जो पहला है, ये देखिए आप, ये जो पहला आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये जो पहला देख रहे हैं, ये इस वाले प्लेयर का है। पहला पे ऑफ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो B1 और B जो है, B प्लेयर है, B1 चूज करता है और A प्लेयर A1 चूज करता है, तो A को 5 मिलेगा और B को भी 5 मिलेगा। ये पे ऑफ है। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। दूसरी चीज, मान लेते हैं कि A1 जो है A1 चूज, A जो है A1 चूज करता है एंड B जो है B2 चूज करता है, तो इसको आपके पास 5 मिलेगा, राइट, और इसको 2 मिलेगा। मतलब A यदि A1 चूज करता है एंड B B2 चूज करता है, तो A को तो 5 ही रहेगा, लेकिन B को यहां पे 2 मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड देखिए, ये पढ़ने के तरीके हैं, ये आपके पे ऑफ मैट्रिक्स के पढ़ने के तरीके हैं। दूसरी तरफ देखिए, मान लेते हैं कि A1 A2 चूज करता है, A जो है A2 चूज करता है, तो उस केस में इसको तो आप 10 मिल जाएगा, राइट, एंड B1 को, जो B को 1 रहेगा यहां पे, ये हो सकता है। एंड यदि इसने A2 चूज करा, इसने B2 चूज करा, तो दोनों को 1 लाख का प्रॉफिट है, बाकी खत्म। तो ये आपको, इसको आप कहते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स, 2 पर्सन, 2 लोग हैं, A और B, एंड 2 स्ट्रेटेजी, इनके पास क्या है, B1 है B2 है, इसके पास क्या है, A1 है A2 है, मतलब 2 लोग, 2 प्लेयर, 2 स्ट्रेटेजी। इसी को आप 2 प्लेयर 3 स्ट्रेटेजी, 2 प्लेयर 4 स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। उसको हम आगे करेंगे, अभी इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पे कुछ और चीजें बताना चाहता हूं, बेसिक चीज। यहां पे आप ये मिक्स स्ट्रैटेजी, पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ n स्ट्रैटेजी मैं आपको आगे बताऊंगा, जीरो सम गेम भी आगे बताएंगे। अब देखिए आगे इसमें क्या है बच्चों, यहां देखिए, ये इसको यहीं रह देते हैं, ठीक है, यहीं देखिए। अब एक कंसेप्ट होता है बच्चों कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी आपको तो पता ही होगा। ऑप्टिमल मतलब उपयुक्त स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपकी उपयुक्त चाल क्या होगी, तो उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है। आप बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है आपका, आपके पास गिवन है, उसमें से बेस्ट स्ट्रैटेजी आपका क्या हो सकता है। देखिए इट सेज, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बता रहा है, देखो बच्चों, कि अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस स्ट्रैटेजी दैट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी, यानी एक सर्कमस्टांसेस दिया गया है, उसमें आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी होगी जो आपके यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा। देख लीजिए, यहां देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी है, क्या ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी होगा। मान लेते हैं प्लेयर बी या प्लेयर 1, जो आप देख सकते हैं, प्लेयर 1 जो है ए प्ले करता है, प्लेयर 1 जो है ए प्ले करता है, तो बी के पास यानी प्लेयर 2 के पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। प्लेयर 2 के पास या तो वो 2 चूज कर सकता है या फिर 1 चूज कर सकता है, ठीक है, या तो वो 2 चूज कर सकता है या फिर 1 चूज कर सकता है। आगे देखिए, प्लेयर 1 जो है यदि बी चूज करता है तो वो क्या चूज करेगा। देखिए प्लेयर 2 क्या चूज करेगा, इसके पास ऑप्शन है 0 का एंड 1 का, है ना। तो अब आप देख सकते हैं इसमें उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा, मान लेते हैं गिवन है कि प्लेयर 1 ए चूज करता है, तो 2 के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा क्या, ए चूज करना। तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर ए, देखिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर 2 व्हेन
प्लेयर 1 चूजेज ए। देखिए मैं आपको यहां पे थोड़ा सा इसको साइड करता हूं, ठीक है बच्चों, इसको साइड करते हैं और बताते हैं आपको यहां पे। ये देखिए आप यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर 2 व्हेन प्लेयर 1 चूजेज ए। सो आपको यहां पे बताता हूं मैं आपको ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी for 2 when 1 chooses A। जब वो A चूज कर रहा है, जब प्लेयर 1 जो है A चूज कर रहा है, A चूज कर रहा है, ये वाला आप देख सकते हैं बच्चों, तो 2 के लिए क्या ऑप्टिमल होगा। यदि ये प्रॉफिट मान लेते हैं प्रॉफिट है या यूटिलिटी है, तो मोर इज बेटर। आप जानते हैं यूटिलिटी में मोर इज बेटर, प्रॉफिट में भी मोर इज बेटर होता है। तो देख लीजिए यहां पे उसके पास ऑप्शन है 2 का और 1 का, तो क्या चूज करेगा। उसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होगा, उसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी होगा 2। सो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर 2 व्हेन A चूजेज A इज, इसके लिए भी A होगा, इज A। ठीक है बच्चों, when player 1 chooses A, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यानी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी विल बी A। आप दूसरा केस देख लीजिए, when player 1 chooses B, when player 1 chooses B, when player 1 chooses B, then optimal strategy for 2 क्या होगा, then optimal strategy for B क्या होगा बच्चों, when player 1 chooses B, तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर B क्या होगा, इज क्या होगा, देख लीजिए। इस रो में उसके पास 0 है एंड 1 है, तो वो क्या चूज करेगा। यदि प्रॉफिट है तो 1 चूज करेगा, 0 के बजाय 1 उसके लिए बेटर होगा तो 1 चूज करेगा, इज B। ठीक है, तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी डिपेंड करता है B का ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, 2 का ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होगा जब A B चूज करता है। तो ये डिपेंड करता है प्लेयर 1 A चूज करता है कि B चूज करता है। आई रिपीट अगेन, मैं फिर से बता रहा हूं, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर अ प्लेयर डिपेंड करता है कि उसका ओपोनेंट कौन सी स्ट्रैटेजी चल रहा है या ले रहा है। ये क्लियर है बच्चों। अब एक और कंसेप्ट होता है डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, मैं आपको अभी बता रहा हूं। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी बच्चों, एक और कंसेप्ट होता है जिसे आप डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। देखिए डोमिनेंट स्ट्रैटेजी सिंपल सा, और एक सिंपल भाषा में देखें कि आप यदि 2 प्लेयर लड़ रहे हैं, 2 प्लेयर कंपीट कर रहे हैं, तो आप कुछ भी करो, चाहे आप बॉल लेग में दीजिए या ऑफ में दीजिए, मुझे बाउंड्री के पार भेजना ही बॉल है। इसे ही हम आपके पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। मुझे दुनिया भाड़ में जाए, मुझे जो करना है मैं करूंगा और वही मेरे लिए बेस्ट होगा। आई रिपीट अगेन, दुनिया भाड़ में जाए, मुझे जो करना है मैं करूंगा, मेरे लिए जो बेस्ट है मैं वही करूंगा, उसे आप डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं।
इसको आप एक एग्जाम्पल से यहां पे समझ सकते हैं। आप यहां पे प्रिजनर्स डिलेमा वाला एग्जाम्पल हमने लिया है, उसको हम यहां पे करते हैं। देखिए प्लीज यहां पर प्रिजनर्स डिलेमा में ये दो बातें आई हैं कि इस स्टोरी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। प्रिजनर्स डिलेमा में क्या होता है कि पुलिस दो चोरों को सस्पिशन के बेसिस पे आप पकड़ के लाती है और उनको अलग अलग कमरों में बैठा करके इंटेरोगेट करती है, मतलब पूछताछ करती है। एंड उनको ये बता दिया जाता है कि देखो देखो यहां पर क्या बताया जाता है। ए से पुलिस क्या कहेगा, प्रिजनर्स पी है यहां पे, पी से पुलिस क्या कह रही है। देखिए पी से पुलिस कह रही है कि देखो यदि तुम कन्फेस करते हो, यदि तुम कन्फेस करते हो और तुम्हारा साथी भी कन्फेस करता है तो तुम दोनों को 4-4 साल की जेल होगी। क्या होगा बच्चों, 4-4 साल की जेल होगी। यहां पे निगेटिव जो है वो बताता है कि आप जेल में जाएंगे 4 साल के लिए, लेकिन उसको ये भी कहा जाता है कि यदि तुम पी के लिए कहा जाता है, यदि तुम कन्फेस करते हो और तुम्हारा दोस्त कन्फेस नहीं करता है तो तुमको तो 1 साल में ही छोड़ दिया जाएगा, तुमको तो 1 साल में ही छोड़ दिया जाएगा। बट चूंकि तुम्हारा दोस्त चोरी करने के बावजूद झूठ बोल रहा है, इसलिए उसको 8 साल की सजा होगी। ठीक है बच्चों। ऑन द अदर हैंड देखिए, और यदि तुम कन्फेस नहीं करते हो और तुम्हारा दोस्त कन्फेस कर लेता है तो तुमको तो 8 साल की सजा होगी, लेकिन तुम्हारे दोस्त को 1 साल की सजा होगी, क्योंकि वो सही मतलब गलती करने के बाद वो सही बोल दिया और तुम अभी भी नहीं बोल रहे हो। ऑन द अदर हैंड यदि तुमने कन्फेस नहीं किया और तुम्हारा दोस्त ने भी कन्फेस नहीं किया, इसका मतलब पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है उनको जेल में डालने के लिए, फिर भी सस्पिशन के बेसिस पे दोनों को 2-2 साल का जेल कर देते हैं। ये स्टोरी ये है। ठीक है। अब आप देखिए यहां पे, अब आप देखिए यहां पे कि क्या होगा अब इस केस में, इसका डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या है वो देखते हैं। मान लेते हैं, देखिए डोमिनेंट स्ट्रैटेजी को यहां पे हमने डिफाइन किया हुआ है, आप देख लीजिए यहां पे। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी आर कंसिडर्ड एज बेटर देन अदर स्ट्रैटेजी नो मैटर व्हाट अदर प्लेयर माइट डू। दूसरा क्या कर रहा है, मेरे लिए जो बेटर है मैं वही करूंगा। दूसरा क्या कर रहा है मुझे नहीं करना कुछ भी, मेरे लिए क्या बेटर है मैं वो करूंगा। देखिए प्लीज यहां पे मान लेते हैं प्रिजनर्स पी को, देखिए आप, ये कन्फेस करता है, ये कन्फेस करता है, तो क्यू के पास क्या ऑप्शन है, 4 साल जेल या फिर 8 साल जेल। वो क्या करेगा, वो 4 साल जेल लेगा। तो इसके लिए कन्फेस करना वो है। और ये देखिए यदि ये नहीं कन्फेस करता है, पी जो है कन्फेस नहीं करता है, तब उसके पास क्या ऑप्शन है, 2 साल या फिर 1 साल। तो वो 1 साल लेगा। तो कहने का मतलब ये है क्यू के पास, देखिए क्यू के पास क्या डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, ये कन्फेस करे या ना करे, ये कन्फेस करना इसके लिए बेटर है, इसकी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है। इसको कन्फेस करना इसका डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है। पी कुछ भी करे, मतलब क्यू के लिए कन्फेस करना डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, पी कुछ भी करे। बात समझ में आ रही? मैं एक बार फिर से इसको बता रहा हूं, ये देखिए प्लीज। पी जो है कन्फेस करे या ना करे, पी कन्फेस करे या ना करे, क्यू के लिए क्या बेटर है। देखिए प्लीज, ये यदि कन्फेस करता है तो 8 के बजाय वो 4 लेना पसंद करेगा, यानी कन्फेस करना पसंद करेगा। यदि ये नहीं कन्फेस करता है तो ये 2 के बजाय 1 लेना पसंद करेगा, यानी दोनों ही केसेस में क्यू जो है दूसरा वाला वो कन्फेस करना ही अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी यानी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी समझता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए।
अब थोड़ा सा आप आ जाइए, क्यू का गिवन है तब क्या होगा, तब इसके लिए क्या होगा। मान लेते हैं क्यू कन्फेस करता है, तो इसके पास क्या ऑप्शन है, इसके पास क्या ऑप्शन है, 8 लेगा कि 4 लेगा। 8 साल जेल में जाना उसके लिए बेटर होगा कि 4 साल जेल में जाना बेटर होगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए 4 साल जाना जेल में बेटर होगा, 4 साल। यदि ये कन्फेस करता है तो ये भी कन्फेस करेगा, इसके लिए बेटर है, क्योंकि 4 जो है 8 से कम है, 4 साल जेल 8 साल जेल से कम है। अब देखिए, यदि ये कन्फेस नहीं करता है, यदि ये कन्फेस नहीं करता, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये देखिए ये क्या करेगा, ये यदि कन्फेस नहीं करता है तो इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, 2 ईयर इन जेल और 1 ईयर इन जेल, क्या ऑप्शन है इसके पास, तो ही विल चूज फॉर 1 ईयर इन जेल। P विल चूज 1 ईयर इन जेल, P विल चूज 1 ईयर इन जेल। तो दोनों ही केसेस में इसको कन्फेस करना इज द डोमिनेंट स्ट्रैटेजी फॉर बोथ प्लेयर। दैट इज, आपको मैं यहां पर लिखता हूं, कन्फेस करना, कन्फेस इज डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी for dominant strategy for both player, for both player, dominant strategy for both player। तो आपके क्वेश्चन में यह भी आता है कि आप डोमिनेंट स्ट्रैटेजी ढूंढिए। अब आपको समझ में आ गया डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है। एंड इसके अलावा सारे स्ट्रैटेजी जो है वो डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी होते हैं। ठीक है बच्चों, डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी। अब डोमिनेंट स्ट्रैटेजी आपको समझाने के बाद मैं अब आपको यहां पे नाश इक्विलिब्रियम समझा रहा हूं। देखिए, नाश इक्विलिब्रियम इतना बड़ा नाम लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले यह बताइए आप। इक्विलिब्रियम आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वैसी स्थिति जिसमें कोई इंडिविजुअल या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस पॉइंट से अलग नहीं जाना चाहता है, और यदि अलग जाएगा तो उसकी यूटिलिटी या उसकी प्रॉफिट घटेगा। यही इक्विलिब्रियम होता है। यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें नो वन वांट्स टू डिविएट फ्रॉम दैट पॉइंट। सेम चीज आपके यहां नाश इक्विलिब्रियम पे भी है। नाश इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों प्लेयर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को छोड़ करके दूसरे स्ट्रैटेजी पे जाने का उनका कोई इरादा नहीं होता है, और ना ही कोई उनको इंसेंटिव होता है, ना ही उनको उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। सिंपल सी बात है। तो नाश इक्विलिब्रियम इट्स अ सिचुएशन वेयर नो प्लेयर विशेस टू मूव फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी टू अदर स्ट्रैटेजी। सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको यहां पे डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। यहां पे नाश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप लोग यहां आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। एक और चीज, नाश इक्विलिब्रियम जो है, एक गेम में एक से ज्यादा नाश इक्विलिब्रियम हो सकता है। यहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक से ज्यादा नाश इक्विलिब्रियम हो सकता है बच्चों। अब देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं कि नाश इक्विलिब्रियम क्या होता है। सेम एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं प्रिजनर्स डिलेमा का, जिसमें 2 चोरों को पुलिस सस्पिशन के बेसिस पे पकड़ करके ले आती है, और उनसे ये वाला जो मैंने पीछे हमने डोमिनेंट स्ट्रेटजी में दिया था वो आपको यहां पे डील दे रही है कि पी यदि कन्फेस करता है, पी यदि कन्फेस करता है, ठीक है, पी यदि कन्फेस करता है बच्चों, तो पी यदि कन्फेस करता है, ठीक है, और क्यू भी कन्फेस करता है, तो दोनों को 4-4 साल की सजा मिलेगी। देख रहे हैं बच्चों आप लोग, ठीक है, दोनों को 4-4 साल की सजा मिलेगी। लेकिन पी यदि कन्फेस करता है बच्चों, पी कन्फेस करता है और क्यू कन्फेस नहीं करता है, तो पी को 1 साल की सजा और क्यू को 8 साल की सजा मिलेगी। अभी हमने आपको अभी बताया था कि निगेटिव आइटम रिप्रेजेंट व्हाट,
years in jail. ऑन द अदर हैंड यदि P कन्फेस नहीं करता है और Q कन्फेस करता है तो इसको 8 साल की सजा मिलेगी और इसको 8 साल की सजा मिलेगी P को, और Q को 1 साल की सजा मिलेगी। और यदि दोनों कन्फेस नहीं करते हैं तो दोनों को 2-2 साल की सजा मिलकर के सरकार इसको नक्की करेगी, क्योंकि पुलिस के पास इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसको मिटाइए। नाइस इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? अभी हमने क्या बताया था? नाइस इक्विलिब्रियम क्या बताया था? नाइस इक्विलिब्रियम बताया था कि ऐसा सिचुएशन जिसमें दोनों प्लेयर को वहां से मूव करने का कोई इंसेंटिव नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता वहां से मूव करने का। अब आप उसको देखिए, अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। ये देखिए प्लीज, मान लेते हैं कि P जो है कन्फेस करता है, तो Q के पास क्या ऑप्शन है? Q के पास ऑप्शन जो है बच्चों, Q के पास जो ऑप्शन है, या तो वो 4 साल या फिर 8 साल। क्या चूज करेगा वो ऑब्वियसली 4 साल इन जेल चूज करेगा। दूसरी, यदि P कन्फेस नहीं करता है, तो P कन्फेस नहीं करता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है? 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। तो ऑब्वियसली वो 1 साल चूज करेगा, यानी कन्फेस चूज करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि P चाहे तो कन्फेस करे या ना करे, या यदि ये कन्फेस करता है तब भी Q कन्फेस करेगा, क्योंकि 4 साल 8 साल से कम है जेल में। ऑन द अदर हैंड P कन्फेस नहीं करता है तब भी वो कन्फेस करेगा 1 ईयर इन जेल। आपको पता है ये चीज। आगे देखिए प्लीज। अब आप आगे देखिए। अब आप Q की बारी आई। Q यदि कन्फेस करता है, Q यदि कन्फेस करता है तो P के पास क्या ऑप्शन है? यदि Q कन्फेस करता है तो P के पास क्या ऑप्शन है बच्चों? 8 साल या फिर 4 साल। तो वो क्या चूज करेगा? उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा? वो 4 साल चूज करेगा, यानी कन्फेस करना चूज करेगा, ये कन्फेस करेगा। दूसरी चीज, यदि Q कन्फेस नहीं करता है तो इसके पास क्या ऑप्शन है? 2 साल या फिर 1 साल। वो क्या चूज करेगा? वो 1 साल चूज करेगा। यानी दोनों प्लेयर्स के लिए कन्फेस करना बेटर स्ट्रैटेजी है, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। हमने पीछे भी बताया था, पिछले वाले एग्जांपल में बताया था। तो जब दोनों की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी जहां मिलती है, बेस्ट स्ट्रैटेजी मतलब उससे बेटर स्ट्रैटेजी दोनों का पास नहीं है, जहां दोनों को मैच करता है, दोनों की स्ट्रैटेजी मैच करती है जहां पे, यानी ये वाली स्ट्रैटेजी है ना, इस यहां पे एक गोला था, यहां पे एक गोला था, तो यहां पे दोनों का मैच नहीं कर रहा है। देख रहे हैं, यहां पे दोनों का मैच नहीं कर रहा है, यहां पर भी दोनों का मैच नहीं कर रहा है। दोनों का मैच कर रहा है कहां पे? यहां पे। तो कन्फेस इज द नाइस इक्विलिब्रियम। क्या है बच्चों? नाइस इक्विलिब्रियम यहां पे क्या है? नाइस इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? नाइस इक्विलिब्रियम क्या है? कन्फेस करना, राइट? कन्फेस इज द नाइस इक्विलिब्रियम। कन्फेस करना एंड कन्फेस करना इज द नाइस इक्विलिब्रियम।